हेलो बच्चों, कल हमने लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियों में परंपरावादी या संगठनात्मक दृष्टिकोण के पॉइंट पढ़े थे। उसमें लोक प्रशासन में ये पद्धतियां कैसे कैसे कार्य करती है, इस प्रकार हमने ये पढ़ा था। इसके बाद हमने व्यवहारवादी दृष्टिकोण के ऐतिहासिक पद्धति, कानूनी पद्धति और विषय वस्तु, ये तीनों पॉइंट कल हमने पढ़े थे। आज शुरुआत करते हैं चौथा पॉइंट, वैज्ञानिक प्रबंध, यानी विषय वस्तु तो लेकर कल हमने पढ़ चुके आप। अब वैज्ञानिक प्रबंध, कैसे वैज्ञानिक प्रबंध किया जाता है परंपरावादी या संगठनात्मक दृष्टिकोण में वैज्ञानिक प्रबंध। विगत बहुत से वर्षों में अमेरिका में लोक प्रशासन के संबंध में वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। यानी अमेरिका ने लोक प्रशासन में वैज्ञानिक पद्धति को ज्यादा अपनाया गया है। लोक प्रशासन के संबंध में वैज्ञानिक प्रबंध पद्धति के प्रयोग के अर्थ है कि हम किस सीमा तक पर्यवेक्षण, प्रयोग, विश्लेषण को अपनाकर कुछ सामान्य सिद्धांतों का निरूपण कर सकते हैं। यानी कोई विषय लेकर उस पर खोज करना, विश्लेषण करना, फिर पर्यवेक्षण करना, फिर प्रयोग में लाना, फिर जाके निष्कर्ष निकालने के बाद लिखित रूप करना कि ये सही है। ऐसे वैज्ञानिक रूप में जो बात फैक्ट कही जाए, ये होगा तो यही होगा वैज्ञानिक रूप। इसी तरीके से वैज्ञानिक प्रबंध में लोक प्रशासन को इस दृष्टि से देखा जाता है। उनका विश्लेषण, जो विचारक है उनका विश्लेषण करते हैं, उनका खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं, फिर लिखित रूप लाते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं, फिर बाद में वो बातें सामने आती हैं, जिसका सामान्य रूप से उसी प्रकार की स्थिति में प्रयोग किया जा सके। लोक प्रशासन के क्षेत्र में इस पद्धति को लोकप्रिय बनाने का श्रेय फ्रेडरिक टेलर ने के अनुसार निजी उद्योग क्षेत्र और लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य कुशलता संबंधी समस्या एक सी है, उसमें कोई मौलिक विभिन्नता नहीं पाई जाती, ये टेलर कह रहा है। अतः काम के समान सर्वोत्तम तरीके खोजे जा सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम सिद्धांत अथवा मार्ग वैज्ञानिक आधार पर खोजे जा सकते हैं। यानी टेलर कह रहा है कि निजी प्रशासन और सरकारी लोक प्रशासन, सार्वजनिक कह सकते हैं, ये दोनों एक ही है कि उनका भी कार्य वो है, उनका भी कार्य वो है। लेकिन कुछ हमने भेद भी किया था कि एक जैसा नहीं, क्योंकि सार्वजनिक में तो सरकारी जो गवर्नमेंट ये लोक प्रशासन के अधिकारी होते हैं उनको तो सैलरी मिलेगी और वो 60 साल तक रहते हैं, वो अपना कार्य भ्रष्टाचार के रूप में भी कर सकते, वो आलसी भी हो सकते, कार्य सही ढंग से कर भी नहीं सकते, उनको पता है कि सरकार हमें पैसे देगी। लेकिन निजी या प्राइवेट में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंपनी का मालिक या उस उद्योग का मालिक होता है, वो अपने कानून के हिसाब से वो कार्य करवाएगा, उसमें नौकरी से भी वो हटा सकता है। इसलिए वैज्ञानिक पद्धति में ये कहा गया है कि इसमें दोनों एक है, टेलर ने कहा, लेकिन कुछ बातें भिन्न भी हैं। अमेरिका में यह विचार बड़ी तेजी के साथ समर्थन प्राप्त करता जा रहा था। किसका? वैज्ञानिक प्रबंध का। लोक प्रशासन में कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए निजी प्रशासन की भांति वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा का प्रयोग किया जा सकता है और निश्चितात्मक सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादित किया जा सकता है। इस वैज्ञानिक प्रबंध पद्धति के अनुसार प्रत्येक उत्पादन प्रक्रिया का मूल्यांकन तार्किक रूप से किया जाता है और प्रत्येक कदम के लिए लागत के विश्लेषण के माध्यम से सक्षमता मानदंड तय किया जाता है। टेलर की मूल धारणा और तकनीकी में समय और गति के अध्ययन, लागत विश्लेषण, प्रोत्साहन, वेतनमान, क्रियात्मक निगरानी, कर्मियों का वैज्ञानिक ढंग से चयन और उसका सूक्ष्म प्रशिक्षण आदि शामिल है। यानी टेलर कह रहा है कि वैज्ञानिक पद्धति द्वारा, यानी
लोगों को जैसे प्रशासन में लेने के लिए एग्जाम के द्वारा वो पास होंगे, फिर उनकी क्षमता कितनी है, उनका मानदेय कितना है, उनको वेतन देना है कितना देना है, फिर बाद में उनको प्रोत्साहित करेंगे वेतन के द्वारा, प्रमोशन की तरह प्रोत्साहित करेंगे, फिर उनका प्रशिक्षण करेंगे। पहले जैसे कि RS IAS है तो वो पहले प्रशिक्षण कर दे, ट्रेनिंग कर दे, फिर बाद में आते ही अपना पद नहीं संभाल दे, पहले प्रशिक्षण कर दे, तो उसमें सारी गलतियां निकल जाती और सीखने को मिलता। तो अनुभवी होने के नाते वो अच्छे से कार्य कर पाता है। इसलिए टेलर कह रहा है कि इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि विश्लेषण करने से पहले उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, किसको? लोक प्रशासन के अधिकारियों को, तभी वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगा। उनके कार्यात्मक निगरानी रखनी चाहिए, यानी वो कार्य करे तो निगरानी रखनी चाहिए, वो भ्रष्ट तो नहीं हो रहा है, उसके कार्य को वैज्ञानिक ढंग से पूरा करना चाहिए। सूक्ष्म प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, छोटी छोटी बातों के लिए ट्रेनिंग करनी चाहिए। इस तरीके से टेलर ने ये बात कही है वैज्ञानिक ढंग से। वैज्ञानिक प्रबंध पद्धति का पर्याप्त महत्व होते हुए भी इस आधार पर इसकी आलोचना भी की जाती है कि इसमें मानवीय तत्व के महत्व की उपेक्षा की जाती है। ये मानवीय तत्व, लोगों के जो अंदर के जो तत्व है, भावना है, उनका खंडन किया जाता है, उनकी अवहेलना की जाती है। इसलिए लोगों की भावना की कद्र नहीं करे, सिर्फ काम ही काम, और वो थकता है, उनका ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ काम, तो फिर बाद में उनकी भावना की कद्र नहीं होगी, तो फिर बाद में ये मानवीय महत्व की उपेक्षा हो जाती है। लोक प्रशासन इस अर्थ में प्रयोगात्मक विज्ञान नहीं है कि इसमें किसी प्रयोगशाला में नियंत्रण प्रयोग हो सकते हैं, अपितु इस सीमित अर्थ में प्रयोगात्मक है कि जाने या अनजाने प्रशासन के क्षेत्र में निरंतर प्रयोग होते रहेंगे। कहने का मतलब कि पूरी तरीके से प्रयोगशाला की तरह, जैसे वैज्ञानिक पद्धति में प्रयोगशाला में भौतिक शास्त्र वगैरह, उसमें प्रयोगशाला की दृष्टि से ये कार्य करना पड़ता है, जीव विज्ञान वगैरह उसमें, लेकिन इसमें लोक प्रशासन में ऐसा प्रयोग कर ही नहीं सकते। लोगों की भावना बदलती रहती है, लोग बाहर से कुछ और ही अलग दिखाई देते हैं, और जब काम पड़ता है तो उस समय उसकी अलग ही, उनका गुस्सा अलग होता है, तो वो कुछ भी ऐसे दिखावा हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक में ऐसा नहीं होता है, जैसा फैक्ट है वैसा ही वो बताएगा। ठीक है ना? तो बच्चों, इस तरीके से वैज्ञानिक प्रबंध में ऐतिहासिक को ज्यादा नहीं मान सकते, क्योंकि ऐतिहासिक पद्धति, कानूनी पद्धति और विषय वस्तु वैज्ञानिक की कुछ बातें ली जा सकती है, जैसे निष्कर्ष निकालना, खोज करना, शोध करना, PhD उस एक विषय पर खोज करना, तो ऐसे कोई लोक प्रशासन में ऐसे कुछ बातें ले सकते हैं वैज्ञानिक, लेकिन पूरी तरीके से वैज्ञानिक प्रबंध नहीं किया जा सकता। पांचवा है जीवन व्रतात्मक पद्धति। इसमें अलग से बात कही है, परंपरावादी या संगठनात्मक दृष्टिकोण में पांचवा पॉइंट है जीवन व्रतात्मक पद्धति। प्रशासन के ऐतिहासिक दृष्टिकोणों से मिलता जुलता ही जीवन व्रतात्मक या संस्मरणात्मक, पहले से इसमें सोचना, लोगों के जीवन के बारे में सोचना, स्मरण करना, फिर बाद में लिखना, तो ये संस्मरण दृष्टिकोण है। जीवन व्रतात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है प्रसिद्ध अथवा वरिष्ठ प्रशासकों के अनुभवों तथा उसके कार्यों के अभिलेख से अध्ययन की प्रणाली, यानी पुराने जो रिटायरमेंट हो गए उनके कार्यों को अनुभव लेना कि आपने कैसे काम किया, आपने बहुत ही अच्छा काम किया, आपने किन किन बातों की ओर ध्यान लिया। तो इतिहास की तरह, इतिहास में पहले परंपरा जो पहले प्रशासन सेवा स्थापित थी तो उनकी कुछ बातें अच्छी अच्छी ली गई, ऐसे ही जीवन वृत्तांत में जो कार्य कर चुके हैं उनका अनुभव लिया जाता है, या उसका अनुभव किसी के इनके लोक प्रशासन के प्रति ज्यादा अनुभव है तो उनका अनुभव भी लिया जाता है। ये स्मरण चाहे स्वयं उन्होंने लिखे हो अथवा दूसरों ने या खुद ने लिखे हो, जो ये लिखा गया बातें तो खुद ही लिखे हुए या दूसरों के लिखे द्वारा, वो भी जीवन व्रतात्मक पद्धति में ले सकते हैं और उनको लेने के बाद प्रशासन संभाल सकते हैं। हर स्थिति में इसमें प्रशासन समस्याओं तथा निर्णय की प्रक्रिया का वास्तविक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। भारत में जीवन वृत्तांत
या स्मरण लिखने की परंपरा उतनी ही विकसित नहीं हुई जितनी कि इंग्लैंड अथवा अमेरिका में है। अभी हाल ही के वर्षों में बनर्जी की अंडर टू मास्टर्स कॉल की दी अनटोल्ड स्टोरी, धर्मवीर की दी मेयर्स ऑफ सिविल सर्वेंट। इस प्रकार से अलग अलग विचारकों ने अपने पुस्तक में जीवन वृत्तात्मक पद्धति में के बारे में लिखा है। इस प्रकार से पी नरसिंह राव ने भी दी इनसाइडर बुक में ये इन बातों की ओर ध्यान दिया कि जीवन के वृत्तात्मक यानी जीवन के जो वो सोचता है, स्मरण करता है, उन बातों को लिया जाए जो अनुभवी हो। ये पुस्तकें प्रकाशित इसके लिए, किसके लिए? जीवन वृत्तात्मक के लिए प्रारंभ हुई। इनमें एक कठिनाई ये रही कि सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की जीवन गाथाओं में प्रशासनिक कार्यों की अपेक्षा राजनीतिक महत्व की बातों पर अधिक बल दिया जाता रहा। वर्तमान समय में इस दिशा में सचेत प्रयास किया गया तथा प्रशासनिक अनुभव वाले लोगों को इस बात के लिए तैयार करने की चेष्टा की जा रही है कि वे अपने अनुभवों को या तो स्वयं लिखे डालें और दूसरों को ये अवसर प्रदान करेगी ताकि लोक प्रशासन के विज्ञान की प्रगति में सहायता मिल सके। यानी लोगों को कहा जाता है कि आप कुछ लिखिए, प्रशासन के बारे में कुछ अनुभव लिखिए ताकि उस अनुभवों को हम उस पद्धति में लिख सके और उस पद्धति को लोक प्रशासन में और भी जोड़ दी जाए, ऐसे मतलब कार्य किए जाए। लेकिन कुछ समस्या भी आएगी कि जो सोचता है वाला, जो खुद ही स्मरण करता है, तो वो किसके फायदे के लिए कर रहा है, इसमें लोगों का हित है या नहीं, वो सब देखना पड़ेगा। ऐसे ही अंदाज से हर कोई स्मरण करे तो वो किसके बारे में सोचेगा? वो भेदभावी भी हो सकता है, वो स्त्रियों के बारे में नहीं सोचेगा, पुरुषों के बारे में सोचेगा, तो ऐसी समस्या सामने आ जाएगी। और बूढ़ों के बारे में नहीं सोचेगा तो ये उनका स्मरण कैसा है, तो ये समस्या आ जाएगी कि स्मरण के लिए उनको कैसा निष्पक्ष ऐसा होना चाहिए कि वो सबके लिए कल्याण के लिए उसमें वो खुद भी शामिल है। ऐसे लोग प्रशासन कल्याण का कार्य करे, ऐसे लोगों को अपनाना चाहिए। लास्ट है राजनीतिक पद्धति, परंपरावादी या संगठनात्मक दृष्टिकोण में लास्ट पॉइंट है राजनीतिक पद्धति। इसमें प्रशासन अनंत एक राजनीतिक प्रक्रिया है। प्रशासन राजनीतिक संरचना में ही काम करती है। प्रशासन स्वयं एक साध्य नहीं, एक साधन मात्र है। क्यों माना है? क्योंकि सरकार को क्या माना है? साध्य, और प्रशासन को साधन माना है। कौन मान रहा है? राजनीतिक पद्धति। कह रहे कि नीतियों के निर्माण कौन करेगी? व्यवस्थापिका, और ये नीतियों को क्रियान्वित करेंगे, ये उसका दिए हुए कार्य को करेगी, इसलिए उनको साधन मात्र माना है। कौन मान रहा है? राजनीतिक पद्धति, जो सरकार के अंग है वो। अतः अच्छे प्रशासन की आवश्यकता देश की स्थापित राजनीतिक व्यवस्था में ढूंढी जानी चाहिए। समाज ने राजनीति तथा सामाजिक दृष्टि से जो साध्य स्वीकार किया है उसे प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराना ही प्रशासन का कार्य है। प्रशासनिक समस्या सदैव ही राजनीतिक समस्याओं का ही एक अंग होती है। अतः राजनीतिक दृष्टि से प्रशासन समस्या के अध्ययन को आवश्यकता माना है। यानी कुल मिलाकर राजनीतिक यानी जो सरकार के अंग है उनको महत्व दिया गया एक साध्य के रूप में। साध्य हुआ है साधन, लोक प्रशासन है। तो इस सरकार के अंग जो कार्य करेंगे उस कार्य को क्रियान्वित कौन करेगा? लोक प्रशासन। तो राजनीति सबसे ऊपर कही जाती है और उनको थोड़ा कम महत्व दिया गया है। लेकिन ये बिल्कुल ही आलोचना भी है। क्यों? क्योंकि राजनीति वो तो 5 साल के लिए चुने जाएंगे, हर पार्टी अलग अलग सरकार बनाएगी, अलग अलग पार्टी आएगी। लोक प्रशासन तो स्थायी है, स्थायी कार्यपालिका है, तो वो तो रिटायरमेंट तक 60 वर्ष तक वो कार्य करती रहेगी।
इसलिए उनको अनुभव बढ़ता ही जाएगा, लेकिन राजनीतिक पद्धति का इतना अनुभव नहीं बढ़ेगा। यानी सरकार के अंग तो बदलते रहेंगे। 5 साल के बाद दूसरी पार्टी आई तो उनका दिमाग अलग ही चलेगा, तीसरी पार्टी आई तो उनका, और गठबंधन सरकार आई तो और भी कार्य सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो राजनीतिक पद्धति को थोड़ा सा आलोचना बताए कि प्रशासन को ऊपर रखना चाहिए और प्रशासन के सलाह पर राजनीति जो अंग है, सरकार के अंग है, वो कार्य करना चाहिए। डॉक्टर MP शर्मा के शब्दों में कहा है कि यह कहा जाता है कि प्रशासन राजनीतिक सिद्धांतों तथा प्रचलित राजनीतिक मूल्यों का एक तत्व है, राजनीतिक मूल्यों का तत्व है। यदि लोक प्रशासन अपने आप में ही धैर्य बन जाता है तो उसका परिणाम यह होगा कि वह किसी न किसी प्रकार से निरंकुश होने की चेष्टा करेगा। अतः संगठन, कार्मिक प्रशासन आदि समस्या पर लोकतंत्रात्मक धैर्यों की विस्तृत संदर्भ में अध्ययन किया जाना चाहिए। जॉन गॉस, पॉल एपिलबी आदि कुछ प्रसिद्ध अमेरिकी लोक प्रशासन, ये प्रसिद्ध अमेरिका के लोक प्रशासन शास्त्री ने अब खुलकर लोक प्रशासन के विषय में अराजनीतिक दृष्टिकोण का परित्याग कर दिया है तथा वे अपना या उसका अध्ययन विस्तृत राजनीतिक दृष्टिकोण से करने लगे। जॉन ए गॉस ने भी स्पष्ट कहा कि हमारे समय में लोक प्रशासन के सिद्धांत के अर्थ में राजनीति का भी सिद्धांत है। तो कुछ किसी ने ये विचारकों ने अलग अलग बात कही कि राजनीतिक पद्धति यानी जो सरकार के अंग कार्य करे वो सही है, क्योंकि जनता द्वारा, लोकतांत्रिक में जनता द्वारा चुना गया ही शासन करता है और जनता ऐसे लोगों को चुनती है जो उनके कल्याण के लिए कार्य कर सके। लेकिन लोक प्रशासन ऐसा कार्य नहीं करेगी क्योंकि उनको वेतन सरकार द्वारा दिया जाता है, उनको सारी सैलरी वगैरह दी जाती है, तो बस उनके कार्य से मतलब है। उनका लोगों का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा वो उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको सैलरी वगैरह मिल जाएगी, उनका कार्य फिक्स होता है, उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनको पैसे मिलेंगे। लेकिन राजनीतिक पद्धति यानी नेता लोगों को 5 साल होने वाले होते हैं, वापस उनको उस पद पे आना होता है, उनकी पार्टी को वापस लाना पड़ता है। इसलिए वापस नेता क्या करते हैं कि ये वापस उनको आना है तो और भी जनता के हित के लिए या लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने लगते हैं। सार्वजनिक चीजों का निर्माण करते हैं, जैसे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, समुद्री रास्ता और जहाज वगैरह, ये सब आयात निर्यात दूसरे देशों से, गरीबी का ध्यान रखना, पेंशन व्यवस्था, महिलाओं के लिए आरक्षण और छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ऐसी ऐसी बातें राजनीतिक पद्धति करेगी लोक प्रशासन में, जो तभी उनको एक साधन माना। किसको? लोक प्रशासन को। जो राजनीतिक पद्धति के समर्थक है वो बच्चों उन्होंने राजनीति का साधन मात्र माना, क्योंकि साध्य तो कौन है? कार्य तो मेन राजनीतिक पद्धति यानी जनता जो चुनती है वो कार्य करते हैं, सरकार के अंग ही कार्य करेंगे और वो ही जनता के हित के कार्य कर सकते हैं। लोक प्रशासन ऐसा कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार से हमने लोक प्रशासन के अध्ययन की पद्धति में परंपरावादी या संगठनात्मक दृष्टिकोण को पढ़ा। अब हम दूसरा पॉइंट लेंगे, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। यानी ये जो आई है, जो परंपरावादी में ये जो पॉइंट दे रखे, जैसे ऐतिहासिक पद्धति और कानूनी पद्धति। ऐतिहासिक यानी पुराने जमाने से देखकर वो लोक प्रशासन को उसमें सबमिट करना और वो पद्धति अपनाना, अच्छी चीजों को उनको अपनाना। कानूनी में जो कानूनी सबसे ऊपर है, कानून के अकॉर्डिंग कार्य होना, विषय वस्तु सामग्री को लेकर उसको निष्कर्ष निकालना। वैज्ञानिक प्रबंध यानी विज्ञान के अकॉर्डिंग कार्य होना चाहिए। और जीवन वृत्तात्मक यानी जो सोचे, अनुभव करे, खुद ही महसूस करे, वैसा ही जीवन वृत्तात्मक पद्धति को अपनाना चाहिए। किसी ने समर्थन किया राजनीतिक पद्धति का, यानी
सरकार के अंग ही सबसे अच्छा कार्य करे क्योंकि लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक जैसा कार्य करेंगे, जैसे सरकार के अंग जो चुने गए, जो पार्टी है वही कार्य करेंगे, शासन कर रही है, उनके जैसा कार्य लोक प्रशासन कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि वो इतना कार्य, क्योंकि उनको तो वो स्थायी तौर पे स्थायी है, उनको जनता द्वारा चुना नहीं गया, तो वो अपने सिर्फ सैलरी के लिए कार्य करेंगे। इस प्रकार से बच्चों हमने परंपरावादी के ये सारे देखे। कल हम पढ़ेंगे व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादी दृष्टिकोण में भी अलग अलग बताए हैं। व्यवहारवादी के भी अध्ययन की इकाई बताई गई है, मनोवैज्ञानिक पद्धति बताई है, केस पद्धति बताई है, सांख्यिकी परिणाम पद्धति बताई है और पारस्परिक या पारस्परिक पद्धति बताई है। इस प्रकार से कल बच्चों हम व्यवहारवादी दृष्टिकोण, लोक प्रशासन के